हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है विकिरण के तरंग सिद्धांत की सीमाएं। अब हमने इससे पहले क्या देखा है, विकिरण का हमने तरंग सिद्धांत देखा हुआ है। अब तरंग सिद्धांत में हमने क्या देखा था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जो का विकिरण जो था वो एक लंबवत दिशा में दोनों आपस में कंपन कर रहे थे। उसके कुछ अभिगृहित हमने देखे थे। अब उस अभिगृहित के कुछ सीमाएं हैं, हर चीज का कुछ लिमिटेशंस होता है, तो वैसे ही इसके कुछ सीमाएं हैं। तो इसके क्या सीमाएं हैं, तो विद्युत का जो तरंग सिद्धांत है उसने व्यतिकरण और विवर्तन को तो स्पष्ट रूप से समझा दिया। प्रकाश का जो घटना होता है व्यतिकरण और विवर्तन उसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया, लेकिन वो दूसरी तरफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण सिद्धांत और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया तरंग सिद्धांत के द्वारा। अब इस सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत से हम स्पष्ट करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में है क्या। तो एक एक करके देखते हैं हम। पहला देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृष्णिका विकिरण। अब समझिए कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक आदर्श कृष्ण पिंड, एक आइडियल ब्लैक बॉडी उसे कहा जाता है जो प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। प्रकाश के जो विकिरण हैं उनको पूरी तरह से अवशोषित कर ले और अवशोषित करने के बाद पूरी तरह से उसको उत्सर्जित कर दे। और जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कुछ कंडीशंस होते हैं, देखिए समझिए। यहाँ पर इसका एक ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए हम समझेंगे कि ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अलग अलग ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो एक ऐसा आइडियल पिंड जो विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है और उसको पूरी तरह से उत्सर्जित भी कर देता है। और जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। अब यहाँ पर समझिए, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं किसी पिंड का, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो अब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले तो रक्त तप्त लाल यानी कि पूरी तरह से लाल प्रकाश उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, तो पहले जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो विकिरण से वो लाल प्रकाश उत्सर्जित होगा। लाल प्रकाश के बाद जैसे जैसे और ताप बढ़ाते जाते हैं तो लाल प्रकाश जो है और आगे बढ़ने पर कौन सा, पीले प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। लाल प्रकाश जो है फिर से किसमें, पीला प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे जैसे ताप की तीव्रता को और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो वो जो प्रकाश है पीले प्रकाश से फिर सफेद प्रकाश और सफेद प्रकाश से अंत में, पीले प्रकाश के बाद सफेद प्रकाश और अंत में नीला प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें प्रकाश की जो तीव्रता काफी तीव्रता होती है। प्रकाश की जो तीव्रता है वो यहाँ पर काफी होती है और अंत में नीले प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ग्राफ को समझेंगे इसके बाद
कि जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है, किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो वो जो है लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन जो हो रहा है वहां पर पिंड से। फिर लाल प्रकाश को और गर्म करने पर पीला प्रकाश, पीला से सफेद प्रकाश, सफेद प्रकाश से अंत में जब काफी तीव्रता हो जाती है प्रकाश की तो वो हो जाता है नीले प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कह सकते हैं हम जो आवृत्ति है वो निम्न से उच्च आवृत्ति की ओर बढ़ रही है, निम्न से उच्च आवृत्ति की ओर बढ़ रही है। लेकिन एक कंडीशन देखा गया है, हम जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा मान प्राप्त होता है जहां पर तीव्रता जो है अब बढ़ने के बजाय घटना प्रारंभ हो जाता है, और जहां पर वो अधिकतम होता है उसको उसका तीव्रता का अधिकतम मान मान लिया जाता है। उस ताप पर प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम मान लिया जाता है। मान लीजिए ये वाला जो है हमारे प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम मान है, और उसके बाद यहाँ से तीव्रता और T1 ताप के लिए ये जो है उसका तीव्रता का अधिकतम मान है। तो ये ताप देने पर इससे ज्यादा तीव्रता जो है और नहीं बढ़ता, और तरंग लंबाई के साथ साथ तीव्रता भी, उससे ज्यादा भी ताप और बढ़ा भी देते हैं तो तरंग लंबाई के साथ साथ तीव्रता भी इस प्रकार से घटता हुआ प्रारंभ होता है, घटता हुआ दिखाया जाता है या घटता हुआ प्रदर्शित होता है। तो ये ग्राफ में देखिए यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के बीच ग्राफ खींचा गया है, तो यहाँ पर प्रकाश जो है पूरी तरह से तीव्रता पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं, एक निश्चित ताप पर तीव्रता बढ़ाते जाते हैं किसी पिंड का, तो ताप की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित मान पर आकर के एक अधिकतम मान प्राप्त होता है। अधिकतम मान के बाद तरंग लंबाई के साथ साथ तीव्रता भी इस प्रकार से घटना प्रारंभ होता है। और ये दो अलग अलग ताप पर हमने इसको देखा है, एक T1 ताप और एक T2 ताप। तो यहाँ पर तीव्रता T2 ताप का T1 ताप से अधिक है। क्या है? ताप का जो तीव्रता है T2 ताप पर, जो प्रकाश का उत्सर्जित विकिरण का जो तीव्रता है T2 ताप पर T1 ताप से अधिक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रभाव, दूसरा प्रभाव क्या है समझते हैं। तो दूसरा प्रभाव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो इसको समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दूसरा हमारा प्रभाव है। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी जरा समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट हैं। पहले जो है प्रकाश की तीव्रता जो है, जब जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रकाश की तीव्रता जो है निम्न से उच्च की ओर, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, निम्न से उच्च आवृत्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित मान पर आने के बाद वही जो है अब उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति की ओर घटने भी लगता है, उच्च से निम्न आवृत्ति की ओर घटने भी लगता है। तो यहाँ पर ये दो ताप में इसको दर्शाया गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य या आयाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तरंग दैर्ध्य या उसके आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा, दूसरा जो है प्रभाव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी धातु पर फोटॉन का आपतित किया जाता है, फोटॉन को आपतित किया जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, और ये जो गुण है उस धातु का वो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और किसके प्रभाव से है, तो प्रकाश के प्रभाव से। तो इसका एक निश्चित परिभाषा क्या हो जाएगा,
धातु की सतह से टकराने वाले फोटॉन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। तो क्या हो जाएगा, धातु की सतह से टकराने वाले फोटॉन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उस धातु का प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसके लिए एक प्रयोग किया गया है। इसमें जो एग्जाम्पल में रूप में कौन सा धातु लेते हैं, सीजियम, क्योंकि सीजियम का आयनन एंथैल्पी कम होता है, इसको कम ऊर्जा मिलता है तो भी ये इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया था एनोड और कैथोड किरणों से, उसी प्रकार यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड के बीच उच्च विभव यहाँ पर लगाया जाता है और इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या किया गया है, ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है उच्च विद्युत विभव लगाने से ही नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो विसर्जन है, यहाँ से हम फोटॉन किरणें आपतित कर रहे हैं। इसी माध्यम से ये फोटॉन किरणें आपतित कर रहे हैं। तो जब फोटॉन प्रकाश यहाँ पर पड़ता है कैथोड पर, अब यहाँ पर कैथोड में हमने ले लिया सीजियम धातु, क्यों, क्योंकि इसका आयनन एंथैल्पी कम है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या किया, हम यहाँ पर फोटॉन को आपतित करा रहे हैं। तो फोटॉन जैसे ही आपतित होता है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चलने लगते हैं। ये जो है एनोड की ओर चलने लगते हैं, अर्थात यहाँ पर एनोड धन है और कैथोड ऋण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश है और वो जो है धनात्मक आवेश की ओर चलने लगता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये प्रयोग ही केवल काफी नहीं है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ प्रेक्षण, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं, इनका पॉइंट्स कि ये कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो पहले इस ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। तो फोटॉन के प्रभाव से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जिसको यहाँ पर लिखा भी गया है कि धातु की सतह से टकराने वाले फोटॉन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। और यहाँ पर इसका एक प्रयोग भी है कि डिस्चार्ज ट्यूब में विसर्ग नलिका में कैथोड में क्या लिया, एक ऐसा धातु लिया जो जिसका आयनन एंथैल्पी कम है, जहां पर मतलब फोटॉन का कम आवृत्ति भी अगर डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना प्रारंभ होता है और इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होते हैं, यहाँ पर एनोड धन है, इसलिए वो उस ओर जाने लगते हैं। अब इनका जो कुछ प्रेक्षण है, अब क्या क्या प्रेक्षण निकला है उस प्रेक्षण को देखते हैं, या क्या ऑब्जर्वेशन निकला है उस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। इनका ऑब्जर्वेशन जो पहला है, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये केवल जो है यहाँ पर दो जो प्रभाव बताया गया, कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया है। अब तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया है तो इसको एक और सिद्धांत समझाया जाएगा जिसको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इनको समझना जरूरी था। तो इसी को हम देख रहे हैं।
इनका जो प्रमुख ऑब्जर्वेशन है वो इस प्रकार से है। देखिए, पहला जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को उन्होंने क्या कहा, एक नाम दिया, देहली ऊर्जा। तो किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको उन्होंने क्या कहा, तो देहली ऊर्जा। और इसके साथ साथ प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता हुई, जिसको कहा गया देहली आवृत्ति। तो समझिए यहां पर इन दोनों में रिलेशन क्या है। किसी धातु की सतह से जब हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना चाह रहे हैं तो वहां पर अगर उस धातु की सतह पर प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर या देहली आवृत्ति से अधिक अगर नहीं है, तो धातु के विकिरण को हम कितना भी उसमें आपतित कराएं, धातु का विकिरण उसमें कितना भी आपतित कराएं या उसकी देहली ऊर्जा कितना भी लगाएं, वहां पर वो जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, वो धातु जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये है इसका प्रथम बिंदु। दूसरा जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का या इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रॉन या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित होने वाले फोटॉन के आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है आपतित होने वाले फोटॉन की आवृत्ति के। तीसरा इन्होंने क्या कहा है, तो तीसरा इन्होंने कहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर नहीं होती। तो इसको लिख सकते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। अब इसको ग्राफ से समझिए, यहां पर दो ग्राफ बना देते हैं। ये वाला एक ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ। अब ये ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है, तो एक बार खींचा गया है उसकी विकिरण की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा, विकिरण की आवृत्ति और इसको लिख सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा। दूसरे बार में ग्राफ को खींचा गया है उसकी विकिरण की तीव्रता और उसके, ये भी है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या कहा गया, एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन की सतह से धातु के उत्सर्जन के लिए, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित होने वाले फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी इस प्रकार से, ये एक बार यहाँ, इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। और इसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा या न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया, इसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति।
देहली आवृत्ति। और यहाँ पर तीसरे कंडीशन में क्या कहा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अर्थात यहाँ पर तीव्रता को अगर कैसे भी इस प्रकार से बढ़ाएं तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है नियत प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये एक पैरेलल समांतर प्राप्त होता है, तीव्रता के समांतर ये ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बढ़ता हुआ या घटता हुआ नहीं है ये। फिर इन्होंने चौथा भी पोस्टुलेट्स निकाला। तो चौथे पोस्टुलेट्स में क्या कहा है, अभिग्रहित में क्या कहा है, देखते हैं। अब चौथे में वहीं पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसकी तीव्रता के समानुपाती होता है। अभी तक क्या कहा था, गतिज ऊर्जा, पहले क्या कहा था, गतिज ऊर्जा जो है उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अब यहां पर अगर तीव्रता बढ़ाते हैं, एक ग्राफ लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेंगे यहां पर और एक लेंगे यहां पर तीव्रता। तो यहां पर अगर तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ती है। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रमशः बढ़ेगा। लेकिन इन सिद्धांत में एक बार बोल रहा है कि तीव्रता जो है तीव्रता के समानुपाती होता है विकिरण के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वहीं पर गतिज ऊर्जा को बोल रहा है तीव्रता से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है तरंग सिद्धांत के द्वारा, ये जो दो सिद्धांत हम देखे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है अच्छे तरह से नहीं समझाया जा सका। तो इनको समझाने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया और उस सिद्धांत का नाम है प्लांक का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और साथ में उसमें जुड़ा है कण द्रव्य का कण प्रकृति। तो समझते हैं ये इन्होंने क्या कहा है। अब यहां पर आता है मुख्य भाग, कण प्रकृति और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा, तो देखिए उनके भी कुछ मुख्य अभिगृहित हैं। इसको दिया हुआ है मैक्स प्लांक, किन्होंने दिया है, तो मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक ने ये सिद्धांत क्यों दिया, क्योंकि हम तरंग सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं समझ पाए थे, इसीलिए उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया कि द्रव्य तरंग नहीं बल्कि कण के रूप में भी पाए जाते हैं। और उन्होंने क्या अपना एक सिद्धांत दिया जिसको उन्होंने अपना सिद्धांत का नाम दिया क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत में पहला उन्होंने क्या कहा, क्या अभिगृहित दिया, तो उन्होंने पहला अभिगृहित ये दिया है कि विकिरण का अवशोषण जो है सतत रूप से नहीं होता, विकिरण का अवशोषण सतत रूप से नहीं होता बल्कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। और उन बंडलों को उन्होंने क्या कहा, फोटॉन कण। क्या कहा, फोटॉन कण या क्वांटा। इसको पूरा लिख देते हैं, विकिरणों का अवशोषण सतत रूप में या उत्सर्जन सतत रूप में नहीं होता।
सतत रूप में नहीं होता बल्कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है, क्वांटा या फोटॉन का। तो इनका ये पहला सिद्धांत था मैक्स प्लांक का, जिनमें क्या कहा कि विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन जो है, जो पहले हम मान रहे थे कि सतत रूप में होता है, तो वो सतत रूप में नहीं होता बल्कि छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा नाम दिया, जिसमें प्रत्येक क्वांटा में एक निश्चित प्रकाश की ऊर्जा संलग्न रहती है। फिर उन्होंने दूसरा क्या बोला, तो दूसरा उन्होंने बोला कि विकिरण के जो क्वांटा है, क्वांटा से जो संलग्न ऊर्जा है, हमने क्या कहा कि विकिरण में एक निश्चित क्वांटा में एक निश्चित ऊर्जा संलग्न है, तो क्वांटा में जो संलग्न ऊर्जा है वो जो है प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो इसको लिख सकते हैं विकिरण की ऊर्जा या संलग्न ऊर्जा भी कह सकते हैं, समानुपाती होता है प्रकाश की आवृत्ति के। तो ऊर्जा को अगर हम E लिखें तो समानुपाती होगा उसकी आवृत्ति न्यू के। अब समानुपाती की स्थिरांक को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर H एक स्थिरांक है जिसको प्लांक स्थिरांक भी कह सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट प्लांक ने दिया है तो प्लांक स्थिरांक भी इसको कह सकते हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या दिया तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तीसरा, पहला तो कहा कि विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण जो है बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि विकिरणों का ऊर्जा जो है प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब तीसरा उन्होंने क्या कहा है, तो तीसरा कहा है कि किसी पिंड या निकाय द्वारा कुल अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा जो है क्वांटम की ऊर्जा का पूर्णांक या गुणज के रूप में होता है, वो पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पर एक चीज देखा हुआ है, जो E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो हम वहां पर जब पहले देखे हैं तरंग सिद्धांत में हमने लैम्डा एच और न्यू के बीच एक देखा था सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या देखा था हमने, क्या प्राप्त किया था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये हमने प्राप्त किया हुआ है। अगर न्यू का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस प्रकार से ये मान हमें मिल जाता है, जो हमें इनके और इनके बीच संबंध जो देखे हैं वहां से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है कि विकिरणों का जो ऊर्जा का जो अवशोषण है या वहां पर किसी पिंड द्वारा निकाय द्वारा कुल ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जित ऊर्जा है वो जो है पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। पूर्णांक संख्या या किसी ऊर्जा का कोई गुणज पूर्णांक होता है, अर्थात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको, E इज इक्वल टू एच एन पूर्णांक और एच न्यू। तो एन बराबर हम यहाँ पर 1, 2, 3, तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो अवशोषण होगा वो E इज इक्वल टू, अगर एक ऊर्जा का अवशोषण होता है तो एच न्यू, अगर दो ऊर्जा का अवशोषण होता है कुल ऊर्जा तो E इज इक्वल टू 2 एच न्यू। तीन ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इसको भी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 3 एच न्यू। इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इनका मान जो है भिन्नात्मक मान नहीं मिलेगा। जैसे भिन्नात्मक E इज इक्वल टू 1.5 एच न्यू, ये मान हमें नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही
ये जो दो सिद्धांत हैं, कृष्णिका विकिरण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया है। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम और कमेंट्स के माध्यम से, यूट्यूब में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।